क्लास अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या सब लोग को मेरी आवाज आ रही है? कैन वी स्टार्ट? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। बढ़िया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1.5 लेक्चर आज। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो अगला 1.5 से 2 घंटा अच्छी तरह से बात को आपने समझना है। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूज किया जाता है टू स्टोर चार्जेस, और you also call it as to store energy. कैपेसिटर दिखने के लिए इतना सा ऐसा एक डिवाइस होता है। इसके अंदर आप चार्जेस को स्टोर कर सकते हो, ऐसा वो कहते हैं, पर एक्चुअल में जब आप कैपेसिटर पढ़ोगे तो सिनेरियो कुछ अलग ही है। क्या चार्जेस को स्टोर करने का मतलब है मैं आपको जरूर समझाऊंगा, और स्टोर एनर्जी करने का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगा। रियलिटी में कैपेसिटर ऐसा दिखता है, ये एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। आज हमारा काम ये है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, यस साइराज। कैपेसिटर बेसिकली होता क्या है, वो स्टोर चार्जेस कैसे करता है, यानी कि वो एनर्जी को स्टोर कैसे करता है, हमें इस बारे में डिस्कशन करना है। प्लस हमें इस बारे में भी डिस्कशन करना है कि डाई इलेक्ट्रिक नाम की चीज क्या होती है। मतलब हमारा डिस्कशन आज व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक पे भी होगा, और डाइलेक्ट्रिक्स का कैपेसिटर के साथ क्या संबंध है, या कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक का क्या लेना देना है, उस बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं कैपेसिटर थोड़ा आपके दिमाग में फिट कर देता हूं, उसके बाद हम थोड़ी देर के बाद हम डाइलेक्ट्रिक्स पे जाएंगे और डाइलेक्ट्रिक्स के भी इंपॉर्टेंस को हम स्टडी करेंगे। कैपेसिटर जो आप पढ़ने वाले हैं, अगर मैं बेसिकली आपसे बात करूं कि कैपेसिटर होता क्या है, तो कैपेसिटर इज टू मेटल प्लेट्स, separated by a distance। दो मेटल की प्लेट्स हैं जिनको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है एंड कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स, और उनको एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया। ऐसा करने पे आप एक कैपेसिटर को बना सकते हो। डायग्रामेटिकली अगर मैं कैपेसिटर आपके सामने पेश करूं तो डायग्रामेटिकली कैपेसिटर कुछ इस तरह से दिखेगा। आपके पास होने चाहिए दो प्लेट्स। सो लेट मी टेक टू प्लेट्स। दिस इज मेटल का प्लेट नंबर 1 एंड दिस इज मेटल का प्लेट नंबर 2। ठीक है, ये आपके दो मेटल के प्लेट्स हो गए, और दोनों के दोनों मेटल प्लेट्स को आपने एक वायर के साथ इस तरह से कनेक्ट करना है, और वो जो वायर है वो एक वोल्टेज सोर्स यानी कि एक बैटरी के साथ आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो बैटरी आप देख रहे हैं इसका वोल्टेज हम V मान रहे हैं। V वोल्टेज ऑफ आपकी बैटरी। ये जो चीज आप यहां पे देख रहे हैं, दिस इज अ मेटल का प्लेट एंड दिस इज ऑल्सो अ मेटल का प्लेट। दो मेटल की प्लेट्स, बीच में खाली जगह। फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि वहां पे हवा है। हवा छोड़ो, फिलहाल कुछ भी नहीं है, ऐसा समझ लो। बीच में कुछ भी नहीं है। ये आपके बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपके बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर कर सकता है, या वो एक
एनर्जी को स्टोर कर सकता है। चार्जेस को स्टोर करने का मतलब ही होता है कि वो एनर्जी को स्टोर करता है, बट कैसे, क्या चार्जेस को स्टोर करने का मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड बेटर अ कैपेसिटर, ऑलवेज कीप इन माइंड कि कैपेसिटर आपको पावर सप्लाई कर सकता है या कैपेसिटर आपको करंट सप्लाई कर सकता है। पावर सप्लाई करने का मतलब करंट सप्लाई करना ही होता है। कैपेसिटर के अंदर चार्जिंग या डिस्चार्जिंग नाम की चीजें होती हैं। मतलब कैपेसिटर को आप चार्ज कर सकते हो, एक बार कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाए, बाद में वो कैपेसिटर खुद आपको करंट सप्लाई कर सकता है, और जब वो आपको करंट सप्लाई करेगा तो वो डिस्चार्ज होता जाएगा। सिमिलर लाइक अ बैटरी, मोबाइल की बैटरी, बट वो मोबाइल की बैटरी कैपेसिटर नहीं है, पर जैसे मोबाइल की बैटरी बिहेव करती है, आप मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हो, राइट? तो उसी तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के अंदर भी होता है। कैसे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये जो कैपेसिटर की आप प्लेट्स देख रहे हैं, जैसे कि मैंने बार बार कहा, ये प्लेट्स मेटल की प्लेट्स मेटल से बनी हुई प्लेट्स हैं। अगर कोई प्लेट्स मेटल की बनी हुई होती हैं तो आपको एक बात पता होगा कि मेटल्स के अंदर फ्री चार्ज बहुत ही भरे हुए होते हैं। क्या भरे हुए होते हैं? मेटल्स हैव फ्री चार्जेस। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स कि मेटल्स के पास पॉजिटिव और नेगेटिव नाम के फ्री चार्जेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। इसलिए तो आप ऐसा कहते हैं कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। सुना होगा आपने ये बात को। If metals are good conductors, why they are called as good conductors? Because they have free charges, ऐसे चार्जेस जो आपके कंडक्शन के लिए काम आते हैं। तो अगर आप यहां पे एक मेटल का टुकड़ा देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि इस मेटल के टुकड़े के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव और मेटल के टुकड़े के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। इस मेथड पॉजिटिव और यहां पे भी बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे। एक पर्टिकुलर मेटल का प्लेट खुद के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रखेगा, दूसरा मेटल प्लेट भी खुद के ऊपर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस रखेगा। जब आप एक मेटल के प्लेट को एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तब एक हलचल शुरू हो जाती है। हलचल कुछ इस तरह से है कि ये जो बैटरी आपने कनेक्ट की है, ये बैटरी कुछ करामत करने की कोशिश करती है। अब वो करामत क्या है? इस बैटरी को पता चलता है कि मेटल के प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कहता है कि मेरे पास सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाने चाहिए। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कहता है कि मेरे पास सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाने चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली आप ये बात जानते हैं कि बैटरी का पॉजिटिव यहां पे रहने वाले नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां पे रहने वाले पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। हालांकि आप ये बात अच्छी तरह से वापस जानते हैं कि बैटरी कभी भी चार्जेस अपने पास नहीं रखता। बैटरी उन चार्जेस को सर्किट में सर्कुलेट कर देता है। थोड़ी देर के बाद जब बैटरी अपना काम चालू कर देगी तो थोड़ी देर के बाद आपको ये पूरा का पूरा सिनेरियो कुछ इस तरह से नजर आएगा। यही दो मेटल की प्लेट्स हैं, इस तरह से। ये आपकी दोनों मेटल की प्लेट्स, ये आपका वायर मैंने कंप्लीट कर दिया और थोड़े देर के बाद आप इस तरह का नजारा देखेंगे। ये प्लेट आपको पूरी की पूरी एक पर्टिकुलर चार्ज में मिलेगी और दूसरी प्लेट पूरी की पूरी आपको एक पर्टिकुलर चार्ज में मिलेगी। जैसे कि ये जो प्लेट है, ये पूरी की पूरी आपको पॉजिटिव के अंदर मिलेगी
और ये पूरी की पूरी प्लेट आपको नेगेटिव के अंदर मिलेगी। हुआ क्या है, इस बात को ना भूलें। पॉजिटिव प्लेट ने क्या किया, इस प्लेट में रहने वाले, मैं इस प्लेट को थोड़ा एक डिफरेंट कलर से शेड कर देता हूं। येलो प्लेट एक हमारे पास है और हमारे पास एक ब्लू नाम की प्लेट है। पॉजिटिव टर्मिनल ने क्या किया, येलो प्लेट के सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, और जैसे कि मैंने कहा है, वो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने पास नहीं रख लेगा, वो सर्किट में आगे पास करके दूसरी वाली प्लेट को दे देगा। और ये ब्लू वाली प्लेट का साथ क्या होने वाला है, ब्लू वाली प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो ब्लू वाली प्लेट क्या करेगी, सारे पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ खींच लेगी और वो अपने पास नहीं रखेगी, वो इस येलो प्लेट को दे देगी। सो आसान भाषा में क्या हो रहा है, आसान भाषा में यहां पे चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। चार्ज का ट्रांसफर यानी एक प्लेट से सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस दूसरी प्लेट पे चले जाते हैं और दूसरी प्लेट के सारे पॉजिटिव चार्जेस पहली प्लेट पे आ जाते हैं। और ऐसा कौन करता है, ऐसा बैटरी करता है। चार्ज ट्रांसफर इज डन बाय द वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स चार्ज ट्रांसफर करने लग जाता है। अब धीरे धीरे आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे कि धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि इन दोनों प्लेट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि एक प्लेट पूरी की पूरी पॉजिटिव बनते जा रही है और दूसरी प्लेट पूरी की पूरी नेगेटिव बनते जा रही है। पहले क्या था, इनिशियल स्टेज पे क्या था, इनिशियल स्टेज पे एक प्लेट पूरी पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल की जैसा बिहेव कर रही थी। पर जब से ये बैटरी एक्शन में आई है, इस बैटरी ने चार्ज को ट्रांसफर कर करके एक प्लेट को पूरा पॉजिटिव बना दिया, एक प्लेट को पूरा नेगेटिव बना दिया। अगर आप धीरे धीरे सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो दो प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स मिलके कैपेसिटर बनाती हैं, यही तो है कैपेसिटर। और अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों की दोनों प्लेट्स अब एक सेल की तरह बिहेव करेंगी, क्योंकि एक सेल के पास क्या होता है, एक सेल के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो आपके अब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के पास एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल है। यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई है? बिल्कुल बोल सकता हूं। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी फ्रॉम दिस पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। आपके सेल के पास भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही होती है। आपका सेल क्या होता है, सेल होता है एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। अब यहां पे भी सेल की दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट पॉजिटिव हो गई है, एक प्लेट नेगेटिव हो गई है। यानी कि एक कैपेसिटर एक सेल की तरह बिहेव करने के लिए तैयार है। अब अगर आपने इस सेल को हटा दिया, सपोज करो थोड़ी देर के बाद आपने इस सेल को हटा दिया और आपके दोनों के दोनों प्लेट्स ऐसे हैं, आपने एक सेल को हटा के आपने यहां पे कोई डिवाइस को कनेक्ट कर दिया। भूलिए मत, आपके कैपेसिटर का एक पूरा का पूरा प्लेट पॉजिटिव है, भूलिए मत कि आपके कैपेसिटर का पूरा प्लेट नेगेटिव है। और अगर आपने यहां पे कोई डिवाइस को कनेक्ट कर दिया तो अब कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर विल बिहेव कैसे, लाइक अ सेल एंड it will supply current to the device। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कैपेसिटर अगर एक सेल की तरह बिहेव कर रहा है तो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, वो डिवाइस में जाएगा और फिर वो वापस नेगेटिव टर्मिनल तक आ जाएगा। मतलब इस तरह से इस सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। कब तक?
कब तक करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो तब तक होगा जब तक कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में वो इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिख रही है ये मौजूद है, पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई कहां से? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस प्लेट के पूरे पॉजिटिव होने से और इस प्लेट के पूरे नेगेटिव होने से। पर जब कैपेसिटर इस डिवाइस को करंट सप्लाई करने लगेगा तो ये प्लेट वापस न्यूट्रल होने की कोशिश करेगी। यानी कि ये प्लेट वापस कैसे होने की कोशिश करेगी? जैसे ओरिजिनल में ये प्लेट थी, यानी कि उसके ऊपर इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस और दूसरी प्लेट के ऊपर भी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनने लगेंगे। जैसे ही प्लेट डिवाइस को करंट सप्लाई करती रहेगी, तो जैसे करंट सप्लाई हो रहा है, करंट सप्लाई होने का मतलब जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग का मतलब जो प्लेट्स हैं वो वापस न्यूट्रल होते जा रहे हैं। न्यूट्रल होने का मतलब वो प्लेट्स के ऊपर वापस इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनते जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं करंट का मतलब ही होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है तो इस वायर के इलेक्ट्रॉन जो इसमें घूमी करेंगे, धीरे धीरे आपके प्लेट्स की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स विल रेड्यूस। दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो धीरे धीरे रेड्यूस होगी और ये कैपेसिटर तब तक करंट सप्लाई करेगा जब तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी की पूरी जीरो नहीं हो जाती और आपके प्लेट्स पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं हो जाते। एक बार आपकी दोनों के दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हो गए, आप बोलोगे कैपेसिटर करंट सप्लाई करना बंद कर देगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप वापस उस कैपेसिटर को बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे और वापस उस कैपेसिटर को चार्जिंग करोगे। चार्जिंग मतलब क्या? मुद्दा एक ही है। चार्जिंग मतलब क्या? कैपेसिटर की एक प्लेट को पूरा पॉजिटिव बनाना, कैपेसिटर की एक प्लेट को पूरा नेगेटिव बनाना। और अगर कैपेसिटर की एक प्लेट पूरी पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पूरी नेगेटिव बन जाए तो एक कैपेसिटर एक बैटरी या सेल की तरह बिहेव करता है। फिर आप ये बैटरी निकालो, यहां पे अपना डिवाइस लगाओ और अब ये कैपेसिटर उस डिवाइस को करंट सप्लाई करेगा। पर अब हमारा कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुका है, तो अब हमें हमारे कैपेसिटर को चार्जिंग करने की जरूरत है। चार्जिंग करने का मतलब आप समझ रहे हैं? चार्जिंग करने का मतलब है एक प्लेट को पूरा पॉजिटिव बनाओ और एक प्लेट को पूरा नेगेटिव बनाओ। ये काम कौन करेगा? ये काम आपकी बैटरी कर देगी। पर याद रखिए, आपकी बैटरी और आपका कैपेसिटर सेम नहीं है। प्लीज डोंट टेक कैपेसिटर एज योर बैटरी। अलग अलग बैटरीज होती हैं। आपके मोबाइल की बैटरी कैपेसिटर नहीं है। प्लीज कीप दिस पॉइंट इन माइंड। आपके नॉर्मल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो बैटरी लगी है वो कैपेसिटर नहीं है, वो लिथियम आयन बैटरीज है। लिथियम आयन बैटरीज को भी चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, पर अभी हम यहां पे उनकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं, जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं आपके अपने मोबाइल की बैटरीज आपको याद आती है। मैं रोज अपना मोबाइल चार्ज करता हूं, उसके बाद में अपना मोबाइल यूज करता हूं, मैं जानता हूं। पर प्लीज ध्यान में रखिए कि आपका मोबाइल जो बैटरीज रखता है वो और कैपेसिटर अलग अलग चीज नहीं होगा। पूर्वा का सवाल है कि अगर हमने कैपेसिटर को पूरा का पूरा चार्ज किया और हमने सेल को रिमूव कर दिया, कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया, तो ये क्या ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा? बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज तभी होगा जब वो करंट सप्लाई करेगा, और करंट सप्लाई तभी करेगा जब उसके साथ कोई डिवाइस कनेक्टेड होगा और वो उसको करंट सप्लाई करेगा। तभी कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग मोड एक्टिवेट होगा। अगर आपने कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं किया तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में क्या है? सबसे बड़ी बुरी बात, या बुरी बात ना बोलो, एक ऐसी बात जो बच्चे को
दिमाग में नहीं आती कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो कि कैपेसिटर स्टोर्स चार्जेस। बच्चा पूछता है सवाल कि किधर स्टोर किया चार्जेस। चार्जेस वर नॉट स्टोर, चार्जेस वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। बट इफ यू लुक केयरफुली, द चार्जेस आर बीइंग स्टोर्ड। ये प्लेट पे पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज स्टोर किए जा रहे हैं, दूसरी प्लेट पे पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज स्टोर किए जा रहे हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि ना तो इस बैटरी ने कोई चार्ज सप्लाई किया है, ना तो एक्सटर्नली कोई चार्ज आया है। खाली इन मेटल प्लेट पे जो पहले से ही चार्जेस मौजूद थे, सिर्फ उन्हीं चार्जेस को आपने ट्रांसफर किया हुआ है। और इस मेटल प्लेट के ऊपर अनगिनत चार्जेस होंगे, बस उन्हीं को आप यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे हो। पर एक और चीज बच्चे को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि सर चार्जिंग कब तक होगा, चार्जिंग कब तक चलेगा। जैसे कि मैंने अभी कहा ना, दोनों मेटल प्लेट पे तो अनगिनत चार्जेस हैं। अगर दोनों मेटल प्लेट्स पे अनगिनत चार्जेस हैं तो बैटरी तो जिंदगी भर लगी रहेगी, इस प्लेट से चार्जेस उठा के उस पे डालने के लिए और उस प्लेट पे चार्जेस उठा के इस पे डालने के। जिंदगी भर क्या बैटरी चार्जिंग ही करती रहेगी कैपेसिटर को? नहीं। चार्जिंग कब तक चलेगा? और इस सवाल को अगर मैं दूसरे अंदाज में आपके सामने पेश करूं तो हम ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं कि सर चार्ज ट्रांसफर कब तक चलेगा, मतलब एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा। और सर बैटरी, सर हटा देते हैं, सर बैटरी कैपेसिटर को कब तक चार्ज करेगी? राइट? अ वैलिड क्वेश्चन है कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि सर चार्जिंग कब तक चलेगा। मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि अभी कैपेसिटर और चार्जिंग नहीं लेना चाहता, या हमें कैसे पता चलेगा कि अभी एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक और चार्जेस नहीं जाने चाहिए, या कैपेसिटर ने अभी और चार्जेस लेना या खुद के प्लेट्स पे रखना बंद कर दिया। इस सवाल का जवाब अगर आपने दिमाग में रख लिया तो समझ जाना कि आप कैपेसिटर का टॉपिक पूरी अच्छी तरह से समझ पाओगे। आंसर है, जब बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज सेम हो जाएगा। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझे। क्या मैंने आपसे ये बात कही कि जैसे 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 एक प्लेट पूरा का पूरा पॉजिटिव होता जाएगा, जैसे 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 एक प्लेट पूरा नेगेटिव होता जाएगा, वैसे 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 एक कैपेसिटर सेल की तरह बिहेव करने लगेगा। सेल की तरह बिहेव करने का मतलब, क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी एक वोल्टेज है? क्या इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है? अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी तो वोल्टेज है। अगर आप इस बात पे यकीन कर रहे थे तब से कि एक कैपेसिटर इस डिवाइस को करंट सप्लाई कर रहा है, तो अब आपको इस बात को समझने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि कैपेसिटर के पास भी उसका खुद का वोल्टेज है या नहीं? इस कैपेसिटर के पास भी उसका खुद का वोल्टेज है। जैसे जैसे इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस और जैसे जैसे इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्जेस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कैपेसिटर का वोल्टेज भी बढ़ता जाता है। सपोज कीजिए आपकी बैटरी 15 वोल्ट की है, तो कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज दोनों प्लेट पे 0 होगा। बैटरी है 15 वोल्ट की। अब बैटरी क्या करेगी? अब बैटरी यहां से यहां तक चार्ज ट्रांसफर करेगी। धीरे धीरे कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ते जाएगा।
जैसे जैसे एक प्लेट पॉजिटिव होती जाएगी और दूसरी प्लेट नेगेटिव होती जाएगी, कैपेसिटर का वोल्टेज 0 वोल्ट से बढ़ेगा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, और चार्ज भेजेगी बैटरी। बैटरी और बोलेगी चलो चलो चलो, यहां से यहां जाओ, यहां से यहां जाओ। बैटरी अपना काम तब तक निभाएगी जब तक कैपेसिटर का वोल्टेज भी बैटरी के वोल्टेज के बराबर नहीं हो जाता। कैपेसिटर के प्लेट के बीच में वोल्टेज 15, बैटरी का वोल्टेज 15। अब बैटरी और चार्ज ट्रांसफर नहीं करेगी। क्या स्टेटमेंट लिखा मैंने? जब तक बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज सेम नहीं हो जाता, जब तक सेम नहीं होगा तब तक यह ड्रामा चलता रहेगा। एक बार बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज बेटा सेम हो गया, चार्जिंग प्रोसेस रुक जाएगा। अब तुम उस कैपेसिटर को किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट करो और ये डिवाइस को ये कैपेसिटर वोल्टेज सप्लाई करेगा। जैसे जैसे कैपेसिटर करंट भेजेगा, वैसे वैसे कैपेसिटर का वोल्टेज 15 वोल्ट से घटते 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 वापस 0 वोल्ट पे आ जाएगा। जब कैपेसिटर का वोल्टेज 15 वोल्ट से घट घट के वापस 0 आ जाएगा, यानी कि फाइनली कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगा। ये प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी कि कैपेसिटर का वोल्टेज 0 हो गया। कितने लोगों को कैपेसिटर की कहानी समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आया कि कैपेसिटी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे करता है? कितने लोग को यह बात समझ में आई कि कैपेसिटर खुद को कब तक चार्ज करेगा? कितने लोग को यह बात समझ में आई कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि कैपेसिटर स्टोर्स चार्जेस और कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी? क्योंकि अगर कैपेसिटर किसी को करंट सप्लाई कर सकता है, इसका मतलब कैपेसिटर खुद में एनर्जी को समाये रखता है। कम ऑन, सब लोग का रिप्लाई चाहिए मुझे। How many people are understanding the working of a capacitor? अभी तक से मैंने सिर्फ तुम्हें यह बताया है कि कैपेसिटर काम कैसे करता है। अभी तक से ना तो मैंने तुम्हें कोई टेक्निकल टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है, ना कुछ किया है। पहले लोग टेक्निकल टर्म बताते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। पहले समझो कि काम क्या होता है। यस योगिता, एब्सोल्युटली करेक्ट। You can take power banks as an example of capacitor. सबका रिप्लाई आएगा तो मजा आएगा। क्या सब लोगों को कैपेसिटर की वर्किंग समझ में आ रही है? बहुत ही बढ़िया। एक बात बताओ, मैं एक तुमसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर इस सवाल का तुमने जवाब दे दिया तो मान जाऊंगा। जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जाता है, याद रखिए चार्ज कहीं से लाया नहीं गया, सिर्फ एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे लाके चिपका दिया गया। जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कैपेसिटर का खुद का वोल्टेज, आगे फिल इन द ब्लैंक्स। चलो जवाब दो, क्या लगता है तुमको? जैसे जैसे कैपेसिटर के प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कैपेसिटर का खुद का वोल्टेज, फिल इन द ब्लैंक्स में दो ऑप्शन है आपके पास, घटता जाता है या बढ़ता जाता है। तुम्हारे लिए दोनों ऑप्शंस वैलिड है, बताओ तुमको क्या लगता है। जैसे जैसे कैपेसिटर पे चार्ज बढ़ता जाता है, वैसे वैसे कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होता है, घटता जाता है कि बढ़ता जाता है? कमान कमान कमान, बहुत सारी पब्लिक बोल रही है सर बढ़ता जाता है। लिख दो सर, बढ़ता जाता है। क्या होता रहता है? बढ़ता जाता है। क्या इसी बात को अभी हमने डिस्कशन किया है यहाँ पे? क्या तुम्हारा सवाल यही था यहाँ पे कि बैटरी कब तक चार्जिंग करेगी? क्या बोला मैंने
जब बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज सेम हो जाएगा। कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज कितना था रे बाबा? जब तुम कैपेसिटर को लेके आए तो उसका इनिशियल वोल्टेज कितना था? 0 था। जैसे जैसे कैपेसिटर एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्ज को भेज रहा है और इस प्लेट से उस प्लेट पे चार्ज को भेज रहा है, जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर चार्जेस बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे कैपेसिटर का खुद का वोल्टेज भी तो बढ़ेगा ना मेरे भाई। और बढ़ बढ़ के कितना बढ़ेगा बताओ मेरे को? अनगिनत बढ़ जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा कैपेसिटर का वोल्टेज। कैपेसिटर का वोल्टेज कितना बढ़ सकता है? मैक्सिमम कितना हो सकता है? कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज कितना हो सकता है? बोलो। बैटरी के जितना। अगर तुमने बैटरी 20 वोल्ट की लगाई है तो कैपेसिटर के प्लेट के बीच का वोल्टेज बैटरी जितना हो सकता है। क्या क्या लगता है तुमको? बात ये सही है? एक नंबर बात। ये बात पे पहले हाँ ना बोल दो सब लोग मुझे। बढ़िया, ये बात सबको समझ में आती है ना? चलो एक बार मेरे साथ बोलो। जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जाता है, या चार्ज ट्रांसफर लिखूं तो चलेगा क्या? वरना लोग सोचेंगे बाद में कि चार्ज बढ़ता जाता है मतलब कहीं से चार्ज लाके कैपेसिटर की प्लेट पे अपन चिपका देते हैं। ऐसा नहीं है बाबा। चार्ज ट्रांसफर बढ़ता जाता है मतलब एक प्लेट से दूसरा प्लेट। या फिर आप ऐसा लिखो कि जैसे जैसे कैपेसिटर का, या मैं इस लाइन को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहूंगा। मैं नीचे लिखता हूं स्टेटमेंट नंबर 2, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें कैपेसिटर यूट्यूब पे ढूंढ के भी मिलेगा। ऐसा टॉपिक है कोई समझा ही नहीं पाता, ऐसा टॉपिक है किसी के दिमाग पे बैठता ही नहीं, थक जाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं इधर ही समझ जाओ। जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जाता है, या फिर मैं इस चीज को मॉडिफाई कर रहा हूं, जैसे जैसे कैपेसिटर की एक प्लेट मोर एंड मोर पॉजिटिव एंड दूसरी प्लेट मोर एंड मोर नेगेटिव होगी, ऐसा क्वेश्चन भी बोला जा सकता है। तो वैसे वैसे कैपेसिटर के खुद का वोल्टेज बढ़ता रहेगा। मैं स्टेटमेंट थोड़ा और चेंज करना चाहूंगा। जैसे 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 कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, क्या हम अभी भी बोल सकते हैं वैसे वैसे कैपेसिटर के खुद का वोल्टेज बढ़ता जाएगा? खुद के प्लेट्स का वोल्टेज बढ़ता जाएगा। आप जरा इन चारों बातों को जरा गौर एक बार वापस फरमा लीजिए, क्योंकि जब मैं टॉपिक में आगे बढ़ूंगा और तुमने बेटा कू का किया, बहुत मारूंगा। अगर ये बातें अभी तुम्हारे दिमाग में बैठ गई तो अच्छा है। जब मैं डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और बेटा तब तुमने कू का किया और तुम्हें पिछली बातें याद नहीं आई, बहुत मार खाओगे। सॉरी। जैसे जैसे कैपेसिटर के प्लेट्स पे चार्ज बढ़ता जाता है, जैसे जैसे कैपेसिटर की एक प्लेट मोर एंड मोर पॉजिटिव एंड दूसरी प्लेट मोर एंड मोर नेगेटिव होगी, जैसे जैसे कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कैपेसिटर का खुद का प्लेट का वोल्टेज भी बढ़ता जाएगा। इन सारी बातों को समझने के बाद हम एक मैथमेटिकल चीज लिखने के लिए तैयार हैं। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं V is directly proportional to Q? आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हो कि सर व्हाट इज V, और मैं आपका मुंह भी तोड़ सकता हूं इसके बाद, पर फिर भी मैं आपको लिख के देता हूं व्हाट इज V। V is voltage between the plates of capacitor. What is Q? Charge stored on the plates of
कैपेसिटर। तो अभी तो तुम जैसे जैसे वैसे वैसे कर रहे थे ना, थ्योरेटिकल तुम्हें ये बातें समझ में आ रही थी ना, तो तुम्हें मैथमेटिकल भी ये बातें समझ में आनी चाहिए ना, कि तुम्हारा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। क्यों क्यों इतना शांत बैठे हो? हाँ ना बोलने में तुमको टैक्स लग रहा है? फटाफट बोलो रे हाँ ना। ये एक चीज समझने में बेटा लोग अपने सर पटक लेते हैं, मेरी बात ध्यान में रखना। तुम किसी को भी पूछ लो जाके v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q कैसे हो गया, मान जाऊंगा किसी ने तुम्हें सही बता दिया तो। इसलिए अच्छी तरह से खुद को फीलिंग आने के बाद ही हाँ ना बोलना चैट सेक्शन में। फीलिंग आ रही रहेगी तो ही हाँ ना बोलना। तुम्हें खुद को भी समझना चाहिए कि वी क्या है और क्यू क्या है। और तुम इस बात में तो नहीं फंस रहे ना, चार्ज स्टोर्ड कैसे लिख दिया सर आपने। आधे 12th वालों को तो यही प्रॉब्लम है, चार्ज किधर स्टोर हो रहा है पहले ये बताओ। ठीक है भाई, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, पर एक प्लेट पे पूरी पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो रही है ना, इसलिए ऐसा बोलते हैं चार्ज स्टोर्ड। आधा 12वीं क्लास तो इधर ही कंफ्यूज रहता है, चार्ज स्टोर्ड क्यों बोलते हो, कहां से चार्ज स्टोर हो रहा है, किधर चार्ज स्टोर हो रहा है। चार्ज ट्रांसफर होके एक प्लेट पे स्टोर होता है। सब लोग का रिप्लाई आएगा तो मजा आ जाएगा। सब लोगों का रिप्लाई आएगा तो बहुत मजा आएगा। कमान कमान कमान। जीरो एनर्जी है पब्लिक में, जीरो एनर्जी। आधे बोल रहे सर हम इधर चिल्ला रहे तुमको थोड़ी दिखाई देगा, चैट सेक्शन में हम यस लिखते हैं खाली। ठीक है, हाँ डोरिन तू है क्या, छुपा रुस्तम है डोरिन। मेरे मेरे डोरिन का एक लॉजिक है, मेरा वॉइस एक डेसिबल के ऊपर जाए तब वो रिप्लाई करता है। बहुत ही बढ़िया। सो क्लास, एज ए फिजिक्स स्टूडेंट्स यू नो दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिखा जा सकता है, बराबर है ना। Q इक्वल टू, एक कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत है, कांस्टेंट का नाम है CV। ये जो कांस्टेंट है C, इसको बोला जाता है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ये जो कांस्टेंट है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन साइज, शेप एंड separation between the plates, इन चीजों के ऊपर। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, आसान भाषा में समझाऊं तो ये कैपेसिटर तुम्हें इस बात की जानकारी देता है, ये कैपेसिटर का जो वैल्यू है ना, वो तुम्हें इस बात की जानकारी देता है कि कितना चार्ज हम कैपेसिटर पे स्टोर कर सकते हैं। इस बात की जानकारी तुम्हें ये C यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर देता है। तो ऑब्वियसली बात है ना, अगर 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 कैपेसिटर की प्लेट का साइज ज्यादा होगा तो उसके ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है, अगर उसका शेप बड़ा होगा तो उस पर ज्यादा चार्ज स्टोर किया जा सकता है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के बारे में अभी तक से मैंने कोई डिस्कशन नहीं किया। वैसे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स का मतलब होता है, आपको ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस देख रहा है, उसको अपन बोलते हैं D। तो इसके बारे में अभी कोई मैंने डिस्कशन नहीं किया, जस्ट 2 मिनट में डिस्कशन चालू करूंगा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के बारे में। पर फिलहाल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट आपको इस बारे में जानकारी देता है कि हम कितना चार्ज एक कैपेसिटर के ऊपर स्टोर कर सकते हैं। यू माइट बी थिंकिंग यश आ रहा यू माइट बी थिंकिंग कि सर ये बेतुकी बात बोल रहे हो सर आप, आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड। यू माइट से कि सर ये तो बेतुकी बात है। आप तो बोलोगे कि सर कितना चार्ज एक कैपेसिटर के प्लेट के ऊपर स्टोर हो सकता है, ये तो बैटरी पे डिपेंड करता है सर। तुमने तो अभी अभी बोला था कि अगर बैटरी 20 वोल्ट की है तो कैपेसिटर 20 वोल्ट होने तक ही चार्ज स्टोर करेगा, है ना सर। तो ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता।
मतलब बनता है, सब मतलब बनता है। थोड़ी देर में थोड़ा और डिटेल में तुम्हें समझाऊंगा, तब तुम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर को वावा बोलने लगोगे। तुम बोले अच्छा इसका अलग महत्व था। इसका महत्व मैं थोड़ी देर में आपके सामने पेश करूंगा जब हम डाइलेक्ट्रिक की बातें करेंगे। पर फिलहाल मैं आपके सामने सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स की थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप एमएसटी सीटी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी छोटी मोटी बातों पे एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं और हम क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। ध्यान से समझ लो, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स को डिनोट किया जाता है डी से, ठीक है। E इज इक्वल टू V बाई डी नाम का एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, आप खुद इस फॉर्मूले के गवाह हैं। कैसे आप इस फॉर्मूले के गवाह हैं, देखो। E बोले तो क्या, E बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, V बोले तो क्या, वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स, D बोले तो क्या, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। देखो इस फॉर्मूले से तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स एंड वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और तुमने खुद इस बात की गवाही दी है, तुमने खुद इस बात की गवाही दी है। जरा ये डब्बे को गौर फरमाइए, जैसे जैसे कैपेसिटर के प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कैपेसिटर के प्लेट्स का वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तुमने यहां खुद गवाही दी है कि V और E दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दी कि नहीं दी तुमने इस बात की गवाही? तो तुम्हें यहां पे ये फॉर्मूला देख के शॉक नहीं होना चाहिए कि E इक्वल टू V आ रहा है। परंतु क्या आप ये जानते हैं, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं कि अगर मैं एक चार्ज को यहां रखूं और उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड R1 पे निकालूं और उसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में R2 पे निकालूं, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर पड़ती जाएगी। तुम खुद इस बात को जानते हो। तो मैंने क्या गुनाह किया ये लिख के कि अगर मैं दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस इतने से इतना कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड दम तोड़ेगी ना। और प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड दम तोड़ेगी तो यहां पे नीचे डी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट नाम की चीज तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि नहीं? तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो तुम्हारी प्लेट पास पास में रहे कि दूर दूर रहे? हम तो चाहते हैं भाई प्लेट पास पास में रहे। जितनी प्लेट्स पास पास में रहेंगी उतनी तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और जितनी तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उतना तगड़ा तुम्हारा कैपेसिटर काम करेगा। वाह वाह बोलो वाह वाह, एक नंबर। इसका मतलब तुम्हें समझ में आया सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स? कोई है बेटा जिसको सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स में कोई दुख दर्द तकलीफ? कोई है जिसको ये फॉर्मूला नहीं समझा? बढ़िया बेटा, वाह वाह नहीं आया ना बहुत मारूंगा तुम लोग को वहां पे। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। पर सर एक और डाउट अभी भी है मेरे दिमाग में। सर आपने इसका पत्ता नहीं खोला सर, आपने बोला बाद में बताऊंगा सर, पर आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दिस सर। आपने बोला कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसा बंदा है जो तुम्हें बताएगा कि कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। पर सर हम बताते हैं ना आपको, इस बंदे की क्या जरूरत है आपको? हम बताते हैं सर आपको कि कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो सकता है। पूछो ना हमसे, कैपेसिटर में उतना ही चार्ज स्टोर हो सकता है जब तक तुम्हारी बैटरी और कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर नहीं हो जाता सर। जिस दिन बराबर हो गया सर उस दिन चार्जिंग बंद हो जाएगा सर। इस बंदे की सर हमें गरज ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है बेटा, इस बंदे की तुम्हें गरज पड़ेगी और अगले 10 मिनट में पड़ेगी, ये मेरा तुम्हारे से वादा है। पर यह वादा निभाने से पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे स्टोरी के विलन कम हीरो का। दिखने में विलन है ये, पर ये हमारे स्टोरी के बहुत बड़े विलन हैं। इनका नाम है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक आसान भाषा में, और इनका दूसरा नाम होता है इंसुलेटर। बस तुम्हें डाइलेक्ट्रिक के बारे में इतना ही जानना है, इससे ज्यादा तुम्हें डाइलेक्ट्रिक के बारे में जानना ही नहीं है। थोड़ी यहां पे केमिस्ट्री तुम्हारे टेक्स्ट बुक में झाड़ी हुई है, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, वो तुम्हारी केमिस्ट्री जिंदाबाद, वहां देख के पढ़ लेना। वो तुम जानते हो पोलर नॉन पोलर, मैं उसमें नहीं जाने वाला, मैं कैपेसिटर पे स्टिक होने वाला हूं।
आप अगर बुक से रीड भी कर लोगे ना पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो भी केमिस्ट्री की आत्मा अगर आपके अंदर घुस गई थोड़ी बहुत तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा कैपेसिटर से स्टिक होके रहना चाहता हूं, मैं उससे डाइवर्ट नहीं होना चाहता। डाई इलेक्ट्रिक उर्फ इंसुलेटर, इन भाई साहब को हम लेंगे, यानी कि हम डाई इलेक्ट्रिक को लेंगे और हम इस डाई इलेक्ट्रिक को कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में इंसर्ट कर देंगे और फिर हम समझेंगे कि धमाल क्या होता है। पर फिलहाल अगर आप डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल्स को इमेजिन करना चाहते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कैन बी ग्लास, वैक्स, पानी, लकड़ी, माइका, रबर, पत्थर, प्लास्टिक, ईटीसी। आई होप आप जानते हैं कि ईटीसी कोई इंसुलेटर नहीं है, एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी चीज लीजिए। अरे वो जोक था यार, आदिल सर के मुंह से सच में वुड को लड़की निकला, जोक था। अंडरस्टैंड द कॉमेडी। आधे लोग का सवाल है माइका क्या होता है। भाई माइका भी होता है कुछ, जैसे शादी होने के बाद लड़की जाती है ना माइका। अरे पति के घर से लड़की जाती है ना यार, व्हाट डू क्या यार, इंडिया में रहकर तुमको माइका नहीं पता, अभी क्या कर सकते तुम्हारे साथ। अरे कौन है वो, इंडिया में रह के किसी को माइका नहीं पता, अभी क्या करेंगे। यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माइका एंड ससुराल। ससुराल, अरे पीरियोडिक टेबल में है भाई माइका और ससुराल, क्या बात कर रहा तू। चलो कोई बात नहीं है, एक कोई तो होता है माइका नाम की कोई तो चीज होती है, इंसुलेटर होता है बेटा वो भी, ठीक है बढ़िया। आइए जरा, आइए जरा वापस मैदान में उतरिए जरा, और अगला 10 मिनट जरा कान खोल के सुनिए, और अगर आपको ये समझ में आ गया बेटा तो तुम खुद ही ताली बजाने लग जाओगे, मजा आ जाएगा तुमको। अगला टॉपिक है कैपेसिटर विथ डाई इलेक्ट्रिक। बस धमाल देखो तुम सोच रहे होंगे सर कर दिया ना, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, उसको डिस्चार्ज कर दिया, सब तो सिखा दिया, अब तुम ये विलन नाम की डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर को काहे इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तुम्हें समझेगा देखो क्या करना है पता। कैपेसिटर की दो प्लेट लेनी है, ले ली सर। बैटरी लो, ले ली सर। कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाई इलेक्ट्रिक को भरो। भर रहे हैं सर, भर रहे हैं सर, भर दिया सर, दैट्स रियली ग्रेट। अब बैटरी को चालू करो। कर दिया सर। क्या हो रहा है सर, ये जो बैटरी है ये इस मेटल के प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस जमा कर रही है। बहुत ही बढ़िया सर, ये इस मेटल प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस को जमा कर रही है। बहुत ही बढ़िया सर, इस बैटरी का वोल्टेज V है सर। वेरी गुड। थोड़े देर के बाद इस डाई इलेक्ट्रिक को खबर मिलती है कि इसके बाहर पॉजिटिव चार्जेस का जमावड़ा लग गया है और इसके राइट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्जेस का जमावड़ा लग गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जमावड़ा? यू अंडरस्टैंड जमावड़ा? यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड गर्दी? यू अंडरस्टैंड मुंबई लोकल? बट जमावड़ा और गर्दी में फर्क होगा ना। जमावड़ा इज समथिंग लाइक पीपल गैदर एंड गर्दी इज लाइक पीपल आर नॉट गैदरिंग, राइट? दे आर धक्का मुक्किंग, है ना? डिफरेंस है ना जमावड़ा और मुंबई लोकल में। तो मेरे दोस्तों, डाई इलेक्ट्रिक को एक खबर मिली है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव लोग इकट्ठे हो गए हैं।
उसके राइट हैंड साइड पे नेगेटिव लोग इकट्ठे हो गए। डाई इलेक्ट्रिक अपने अंदर छुपे हुए चार्जेस को बोला कि मेरे अंदर छुपे हुए सारे के सारे नेगेटिव लेफ्ट साइड में भागो, मेरे अंदर छुपे हुए सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस राइट साइड में भागो। और ये होना एक बाय डिफॉल्ट बात है, आपको इसको देख के शॉक नहीं होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर तो क्या हुआ, उसके अंदर चार्जेस नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसके अंदर भी चार्जेस हैं। भले ही पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ के आयन के फॉर्म में क्यों ना हो, ऐसा होता ना आयन, ऐसा होता ना आयन, ऐसा ही क्यों ना हो। ऐसा मत समझना कि पॉजिटिव और नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर के अंदर अलग अलग मिलते हैं, नहीं मिलते। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक साथ मिलते हैं, चलेगा, पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में पॉजिटिव इस पॉजिटिव नेगेटिव इस पॉजिटिव प्लेट से खींचा जाएगा और पॉजिटिव इस नेगेटिव प्लेट की तरफ खींचा जाएगा। अंदर की तरफ आप जिन लोगों को देख रहे हो वो डाइलेक्ट्रिक के भाई बंधु लोग हैं, और बाहर जो आप देख रहे हो मेटल के भाई बंधु लोग हैं। अगर डाई इलेक्ट्रिक ने ऐसा कर दिया तो समझ जाना कि डाई इलेक्ट्रिक के साथ पोलराइजेशन हो गया है। पोलराइजेशन, व्हाट इज पोलराइजेशन? दिस इज पोलराइजेशन। The negatives of the dielectric are on the one side and the positive of the dielectrics are on the other side. This is called as electric polarization. और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कब होता है? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तब होता है जब डाइलेक्ट्रिक को ऐसी खबर मिलती है कि उसके एक तरफ पूरे पॉजिटिव, एक तरफ पूरे नेगेटिव। वैसे शायद आप एक बात याद तो आपको होगी, पर फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मेरा काम है याद दिलाना, कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसका नाम था ई सी। ईसी बोले तो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। आई होप आप ये भूले तो नहीं होंगे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर गोज फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, है ना, इतना तो याद होगा तुम लोग को। जरा आंखें खोलो और स्वागत करो एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का। बोलो कहां है वो इलेक्ट्रिक फील्ड? किसी को दिखाई दी? किसी को दिखाई दी? एक और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दी? अरे यार स्वागत नहीं करोगे हमारा? किसका, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? दिखा 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 दिखा। ईडी किया, स्वागत किया, किसी ने स्वागत किया? तुम्हें दिखा क्या? ईडी दिखा क्या तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कितने लोग को ये दिखा? कितने लोगों को ये दिखा? डिड यू सी? पोलराइजेशन होने के बाद, पोलराइजेशन होने के बाद डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस एक एक तरफ जाने के बाद डाइलेक्ट्रिक भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? करेगा नहीं करेगा? सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे सबका रिप्लाई नहीं आ रहा है। आई एम नॉट गेटिंग द रिप्लाईज। क्या डाइलेक्ट्रिक खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा आफ्टर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। यानी कि मैदान में अब दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ चुकी हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेट की है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाइलेक्ट्रिक की है। और अगर आप थोड़ा और गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ईसी एंड ईडी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देखा? आंखें हैं, खोलो और देखो। EC is on the right hand side, ED is on the left hand side, both the electric fields are in the opposite direction। यानी कि क्या? यानी कि EC will decrease due to ED। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि
ईसी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर कम होने लगेगी। क्यों कम होने लगेगी? क्योंकि ईडी उसको अपोज कर रहा है। अभी अभी पैदा हुआ, तुम्हारी वजह से पैदा हुआ। अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव और इस प्लेट पे नेगेटिव नहीं होता तो तू पैदा होता? तू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कर पाता? और तू पैदा होने के बाद मेरे को अपोज कर रहा है। विलन वाली फीलिंग आ रही है। ची 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 ची। हैरी पॉटर मूवी देखिए, 6 पार्ट में तो ऐसा लग रहा था वो डॉक्टर, वो स्नेप था ना, स्नेप, प्रोफेसर स्नेप, वो विलन है। 7वें एपिसोड में पता चला कि वो दोस्त है। खत्म हो गई बात। आधे लोग सर हैरी पॉटर देखी नहीं, क्या देखा फिर तुमने जिंदगी में? ईडी अभी अभी पैदा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के बाद पैदा हुआ है, और पैदा होते ही इसी को अपोज मार रहा है। पैदा होते ही ईसी को अपोज मार रहा है, और ईसी की वैल्यू कम हो रही है। ईसी की वैल्यू कम हो रही है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ईसी की वैल्यू कम हो रही है ईडी के आने के बाद? कितने लोगों के दिमाग में इतनी बात समझ में आ रही? बोलो बोलो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम्हें पता है इसके बाद क्या होगा? ईसी का वैल्यू घटा, ईसी विल डिक्रीज। तुम्हें पता है इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा? वीसी विल ऑल्सो डिक्रीज। वीसी क्या है भाई? वीसी क्या है? वीसी क्या है? वोल्टेज बिटवीन द प्लेट्स। कैसे कैसे? अब अगर तुमने पलटी मारा बेटा, मैंने सच में लैपटॉप में से घुस के तुम्हारे मोबाइल में से बाहर आके तुम लोग को मारना है। तुम लोग तुमने इस बात की खुद ने गवाही दी थी कि प्लेट के बीच के वोल्टेज और प्लेट के बीच के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट संबंध है। तुम वो खुद थे, तुमने इस बात की गवाही दी है। यहां पे लिख के भी रखा है मैंने, जैसे जैसे कैपेसिटर के प्लेट का वो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कैपेसिटर के प्लेट का वोल्टेज बढ़ता जाएगा। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? जैसे जैसे कैपेसिटर के प्लेट का वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड घटता जाएगा, वैसे वैसे कैपेसिटर का वोल्टेज भी घटता जाएगा। क्या ये बात में दम है? क्या ये बात में दम है? क्या ये बात में दम है? तुम्हें क्या लगता है, क्या इस बात में दम है? क्या तुम इस बात को एग्री करते हो? डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? डू यू एग्री टू दिस स्टेटमेंट? मतलब तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा, तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा कि तुम डाइलेक्ट्रिक को पकड़ के मारो? तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा कि तुम डाइलेक्ट्रिक को पकड़ के मारो? नमूने पहले तो तू आया, हमने तेरे को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन करके दिया। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के पहले पहले तूने हमारा ईसी का वाट लगाया, अब तो हमारा वीसी का वाट लगा रहा है। हाँ, यू डिक्रीज्ड आवर ईसी, नाउ बिकॉज ऑफ आवर ईसी आवर वीसी इज डिक्रीजिंग। मन कर रहा है मारे तेरे को, पर जरा सब्र करो, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। अगला मेरा 10-12 लाइन जरा ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एकदम सस्पेंस वाली कहानी है, आराम से सुनना। बस मैं यही सोचता रहता हूं कौन से कलर में पढ़ाऊं। एनी सजेशन विच कलर लुक्स गुड ऑन द स्क्रीन? कितने सारे हमारे पास। एनी सजेशंस? रेड, ग्रीन, आई मोस्ट प्रोबेबली यूज ग्रीन। ब्लू लुक्स गुड, मरून। तुम लोग को जो कलर पसंद है वो बताओ, है कि नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगला चीज मैं ये बोलने जा रहा हूं कि वीसी डिक्रीज हो गया क्योंकि ईसी डिक्रीज हो गया। इस बात की खबर बैटरी को मिली। बैटरी कौन? कौन बैटरी? जो यहां लगी हुई है।
जैसे ही इस बैटरी को यह खबर मिली कि वीसी डिक्रीज हो गया है, तो बताओ बैटरी ने क्या किया होगा? बताओ, सोचो और बताओ। जैसे ही बैटरी को यह खबर मिली कि वीसी डिक्रीज हो गया, बताओ बैटरी ने क्या किया होगा? it will start more charge transfer so that the VC equals to V. एक मिनट ऊपर लेके जाओ। टेंशन मत लो। ये सवाल का जवाब देना जरा मुझे। पढ़ो जरा ये सवाल। चार्जिंग कब तक चलेगा? चार्ज ट्रांसफर कब तक चलेगा? बैटरी कैपेसिटर को कब तक चार्ज करेगा? कब तक चार्ज करेगा बेटा? जरा जवाब देना मुझे। जवाब देना। जब तक बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज इक्वल नहीं हो जाता। बराबर है। अब क्या हुआ था, जरा सिनेरियो ध्यान से समझना। मैं तुम्हारे सामने एक एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, जरा सिनेरियो ध्यान से समझना, ध्यान से मेरा सिनेरियो समझना। ये तुम्हारा कैपेसिटर है, स्टोरी ध्यान से समझना। ये तुम्हारे कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स है, ठीक है। ये तुम्हारी बैटरी है 10 वोल्ट की। थोड़े देर पे बैटरी ने क्या किया? बैटरी ने थोड़े देर में इसके ऊपर चार्जेस ऐसे ऐसे फिट किए, ठीक है। थोड़े देर के बाद बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर हो गया। तो जैसे ही बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर का वोल्टेज बराबर हो गया, चार्जिंग स्टॉप, यानी कि चार्ज ट्रांसफर स्टॉप्स। इतनी बात सबको पता चली। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि मैं एक काम करूंगा। अब मैं इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लाके रखता हूं। जैसे ही तुम दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक डालोगे, ये डाइलेक्ट्रिक आने के बाद ईसी को घटाएगा, जिसके वजह से वीसी घटेगा। और अगर वीसी घटेगा तो बैटरी तुरंत एक्शन में आएगी। बैटरी बोलेगी आइला, ऐसे कैसे हो गया बे? बैटरी बोलेगी मैंने तो वीसी को खुद के बराबर करके रखा था, अचानक वीसी कम कैसे हो गया? तो बैटरी को ऐसा लगेगा कि और चार्ज ट्रांसफर करने की जरूरत है। तो बैटरी वापस चार्जिंग को स्टार्ट करती है, यानी कि बैटरी वापस एक प्लेट से उठाती है चार्ज को, दूसरे प्लेट पे डालती है, यानी कि वापस चार्जिंग की वजह से मोर चार्जेस आर गेटिंग स्टोर्ड। यानी कि पहले आप ऐसा समझ लो कि समझ लो पहले जो कैपेसिटर था, एक तरफ 100 चार्जेस थे, दूसरी तरफ 100 चार्जेस थे, ऐसा अनुमान लगा लो। और बैटरी का कैपेसिटर का वोल्टेज 10 वोल्ट हो गया था। डाइलेक्ट्रिक के आने के बाद जैसे ही ईसी घटा और जैसे ही वीसी घटा, अब बैटरी क्या करेगी? और चार्जेस उठा के लाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था मेटल्स के ऊपर अनगिनत चार्जेस होते हैं। एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे चार्जिंग की जा सकती है। पर बैटरी क्यों रुक जाता है? क्योंकि चार्जिंग इसलिए स्टॉप हो जाता है क्योंकि दोनों का वोल्टेज बराबर हो जाता है। तो बैटरी चार्ज ट्रांसफर करना बंद कर देती है। डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद हम बैटरी को ऐसा एहसास दिलाते हैं कि बेटा अंदर का वोल्टेज घट गया, चलो वापस चार्ज डिपॉजिट करना चालू करो। तो बैटरी वापस एक्शन में आती है डाइलेक्ट्रिक की वजह से। और समझो अब बैटरी ने 1000 चार्जेस स्टोर कर दिए। अब तुम मुझे एक बात बताओ,
तुम्हारा कैपेसिटर पावरफुल कब कहलाएगा? जब उस पे 100 चार्जेस होंगे कि उस पे 1000 चार्जेस होंगे? मुझे जरा इस बात बताना। तुम्हारा कैपेसिटर पावरफुल कब कहलाएगा? जब उस पे 100 चार्जेस होंगे कि 1000 चार्जेस? तुम्हें क्या लगता है? तुम 100 चार्ज वाला कैपेसिटर लोगे कि 1000 वाला लोगे? क्या तुम इस बात को समझ रहे हो कि दोनों प्लेट के ऊपर अभी भी बहुत सारे चार्जेस बाकी हैं जिनको ट्रांसफर किया जा सकता है? दोनों प्लेट्स पे अभी भी बहुत, तुम ऐसा मत सोचना कि सर ये प्लेट तो पूरी की पूरी पॉजिटिव हो गई है, ये प्लेट तो पूरी की पूरी नेगेटिव हो गई, ऐसा नहीं है। अभी भी इस नेगेटिव प्लेट में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस छुपे हुए हैं, अभी भी इस पॉजिटिव प्लेट में बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस छुपे हुए हैं जिनको आजू बाजू में ट्रांसफर किया जा सकता है। परंतु बैटरी ने चार्जिंग को स्टॉप क्यों कर दिया? बैटरी ने चार्ज को ट्रांसफर करना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि दोनों का वोल्टेज बराबर हो गया था। अब जब वोल्टेज गिरा तो बैटरी ने उन बचे कुचे चार्जेस को भी लाके एक तरफ डिपॉजिट करना चालू कर दिया। तो अब तुम्हारे पास एक तरफ तगड़े वाले पॉजिटिव होंगे और एक तरफ तगड़े वाले नेगेटिव होंगे, तो तुम और तगड़ी कैपेसिटर बना पाओगे। जितना तगड़ा चार्ज डिपॉजिशन होगा उतना तगड़ा तुम्हारा कैपेसिटर का वोल्टेज होगा और उतना ही तगड़ा तुम्हारा कैपेसिटर बाद में डिस्चार्जिंग करेगा। तो तुम्हारा फायदा हुआ कि नहीं हुआ डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है कि डाइलेक्ट्रिक एक विलन नहीं है, डाइलेक्ट्रिक हीरो है, हीरो। वो उस बैटरी को बेवकूफ बनाता है। वो उस बैटरी को बोलता है बेटा वोल्टेज गिर गया, चल और चार्ज को ट्रांसफर कर, और चार्ज को ट्रांसफर कर, और चार्ज को ट्रांसफर कर। मतलब क्या तुम्हें ये बात पता चल रही है कि डाइलेक्ट्रिक आने के बाद सी इंक्रीज हो जाता है? सी यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो जाता है। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज हो जाता है जब डाइलेक्ट्रिक आ जाता है। नहीं समझा? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? कम ऑन। और अभी अगर तुमने डाइलेक्ट्रिक निकाल दिया तो वापस अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के साथ ही यूज होता है। डाइलेक्ट्रिक क्यों निकालोगे? तुम डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर रख के कैपेसिटर को चार्जिंग करना चाहते हो। कितने लोगों को डाइलेक्ट्रिक का महत्व समझ में आ रहा है? हाउ मेनी पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दैट? आप क्या करोगे? आप एक ऐसा कैपेसिटर खरीदोगे जिसमें डाइलेक्ट्रिक है या नहीं है? क्या लगता है तुम लोग कौन से साइड में हो? डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर कि बिना डाइलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर? तुम कौन सा कैपेसिटर खरीदने में तुले हो? विथ और विदाउट? विथ और विदाउट? डाइलेक्ट्रिक के साथ वाला ना? तुम्हें उसका महत्व समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई है जो वॉलंटियर करना चाहेगा ये बताने के लिए कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है? एनीबडी कैन वॉलंटियर? कम ऑन, सिर्फ इतना बताना है कि डाइलेक्ट्रिक क्या करता है। अरे कम ऑन, डरो मत। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। पूर्वा, आई टोल्ड यू, डाइलेक्ट्रिक पहले रहे या बाद में रहे, पहले डाइलेक्ट्रिक डालो या बाद में डाइलेक्ट्रिक डालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डाइलेक्ट्रिक अगर पहले से ही मौजूद है तो बैटरी इस बात से परेशान होता रहेगा कि आइला मैं इतना चार्ज डिपॉजिट कर रहा हूं पर ये इसका पोटेंशियल क्यों नहीं बढ़ रहा है। मतलब उसको लगेगा कि यार मैं इतना चार्ज डिपॉजिट करते जा रहा हूं, ये प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि बैटरी को थोड़ी इस बात की खबर है कि अंदर एक ऐसा इंसान बैठा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्लेट के बीच का वोल्टेज कम होते जा रहा है।
तो इस बात से परेशान होकर बैटरी और चार्ज डिपॉजिट करेगी और चार्ज डिपॉजिट करेगी, क्योंकि बैटरी क्या चाहती है, बैटरी चाहती है मेरा वोल्टेज प्लेट का वोल्टेज बराबर हो जाए। तो आप पहले डालो या बाद में डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अनम्यूट करना चाहेंगे अदिति जी को। हाँ, हेलो। गुड इवनिंग सर। अदिति जी गुड इवनिंग, बताइए क्या करता है डाइलेक्ट्रिक? सर इट इंक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। इंक्रीजेस द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर? आई डोंट थिंक दिस इज अ करेक्ट थिंग। मुझे मजा नहीं आया सुन के। क्या करता है? क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि इट इंक्रीजेस द चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाँ अच्छा, कैसे? डाइलेक्ट्रिक आने के बाद क्या होता है? सर अगर डाइलेक्ट्रिक आ जाता है तो फिर वोल्टेज जो रहता है कैपेसिटर का वो डिक्रीज हो जाता है। तो कैसे वो डिक्रीज हो जब जाता है? क्यों डिक्रीज हो जाता है वोल्टेज? उसके क्योंकि पहले तो डिक्रीज होता होगा ना। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो रहता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है उसकी वजह से वो डिक्रीज होता है, तो वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाता है। तो फिर जब मतलब आप बोलना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड और कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पंगा हो जाता है, हाँ जिससे कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाती है हाँ और और डाइलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर का वोल्टेज भी घट जाता है। भी। इस बात से परेशान कौन होता है? परेशान होने वाला इंसान कौन है इसमें? कैपेसिटर का यही। वोल्टेज। कैपेसिटर क्यों परेशान होगा? कैपेसिटर के नहीं वोल्टेज नहीं सॉरी, बैटरी पर परेशान होगी। कैपेसिटर के वोल्टेज गिरने की खबर सबसे पहले किसको मिलती है? बैटरी को। ओके, तो बैटरी परेशान हो रही है। हाँ, बैटरी किस बात से परेशान हो रही है? क्या वोल्टेज डिक्रीज हो गया कैपेसिटर अच्छा, का तो तो इसलिए बैटरी और करना क्या सप्लाई। चाहती है? बैटरी का एम क्या है? क्या इसका वोल्टेज दोनों का सेम होना चाहिए, ओके बैटरी का ओके, मतलब और कैपेसिटर कैपेसिटर का। कैपेसिटर का वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज सेम होना चाहिए। हाँ अच्छा, तो अभी वोल्टेज तो कैपेसिटर का गिर गया। सो इस चीज को ठीक करने के लिए बैटरी क्या कर देगी? बैटरी क्या करना चालू और करेगी? हाँ, और एनर्जी और चार्जेस देना शुरू पर करेगी। और चार्ज कहाँ से आएगा? सर वो जो कैपेसिटर रहता है उस पे बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अच्छा, होते तो हैं। आप ये बोलना चाहते हैं कि कैपेसिटर की प्लेट पे बहुत चार्जेस है। हाँ तो अभी भी हम एक प्लेट से पॉजिटिव उठा के दूसरे प्लेट पे और एक प्लेट से नेगेटिव उठा के दूसरे प्लेट पे डाल सकते हैं। हाँ अच्छा, तो इससे कैपेसिटर के प्लेट्स पे ज्यादा चार्ज स्टोर होंगे। हाँ। मोर चार्जेस से हमें खुश होना चाहिए। मोर चार्जेस यस मीन वी शुड बी हैप्पी। यस इफ क्यू इज मोर, तो कैपेसिटर का वोल्टेज इज मोर यस। एंड कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। तो एक कैपेसिटर एक बेटर कैपेसिटर बनेगा, बेटर वोल्टेज वाला कैपेसिटर बनेगा। यस। और आप ऐसे कैपेसिटर अगर आप कहीं पे लगाते हैं तो वो हमारे डिवाइस को ज्यादा करंट सप्लाई करेगा। हाँ दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच अदिति जी। ए, बाकी लोग लड़के जितने भी है ना, सारे के सारे ना मेरे को खड़ा कर देते हैं। सर आप हमारी टीम से बोलोगे, तुमको समझता है मैं क्या बोलता हूँ? तुमको कैपेसिटर समझा है? हैव यू अंडरस्टूड कैपेसिटर? सच अ लॉन्ग स्टोरी। बेटा, आज के बाद किसी ने कैपेसिटर पूछ लिया ना बेटा, उस बंदे को ना बस समझा देना, उस बंदे को आर पार समझा देना पूरा। उसको ये तक समझा देना है कि तू कैपेसिटर खरीदेगा तो डाइलेक्ट्रिक के साथ वाला खरीद, अगर समझदार इंसान रहेगा तो। बहुत ही बढ़िया। क्या आपको पता है कि जो कैपेसिटर है उनको हम सीरीज और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं सीरीज और पैरेलल में, वैसे। तो अगर कैपेसिटर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो वो कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे। एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर। और अगर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो कैसे दिखेंगे?
जैसे रजिस्टर दिखता है ना, वैसे ही कैपेसिटर दिखता है। पर कैपेसिटर बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना कि दोनों के दोनों जो प्लेट्स हैं सेम साइज के होने चाहिए। एक बड़ा और एक छोटा बना दिया तो ये बैटरी बन जाएगी, सेल बन जाएगा, इसलिए दोनों सेम बनाना। अब एक और चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि सीरीज में अगर आप कैपेसिटर का टोटल कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला है 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 अपॉन 1/C3। ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C1, ये है C2, ये है C3। अगर आप पैरेलल में निकालना चाहते हो टोटल कैपेसिटेंस तो फॉर्मूला है C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप आपका दिमाग चल गया होगा कि जो आपके रजिस्टर का पैरेलल का फॉर्मूला है वो आपके कैपेसिटर के सीरीज का फॉर्मूला है, और जो आपके रजिस्टर के सीरीज का फॉर्मूला है वो आपके कैपेसिटर के पैरेलल का फॉर्मूला उल्टा होता है। इस बात को भी जरा ध्यान में रखना, रखोगे ध्यान में? सिंपल सी बात है, रखोगे? साइराज का सवाल है कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं वो किससे बनती हैं? साइराज कोई भी मेटल से बना लो, एल्यूमिनियम, ठीक है, सिल्वर, जिसका भी इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं। अगले टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, सबका ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। अगला टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट अ डाइलेक्ट्रिक। यानी कि आप C का वैल्यू निकालना चाहते हो, आप C के लिए एक फॉर्मूला निकालना चाहते हो। वैसे इसके पहले आपने C के लिए फॉर्मूला देखा, Q इज इक्वल टू CV, वहां से C का फॉर्मूला निकाल सकते हो Q बाई V। पर अब आप एक और फॉर्मूला निकालना चाहते हो, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना चाहते हो, पर यह फॉर्मूला आप सबसे पहले निकालना चाहते हो विदाउट डाइलेक्ट्रिक। मतलब अभी आपके पास डाइलेक्ट्रिक नहीं है। अगर डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो आपके कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा, हम वो देखना चाहते हैं। सबसे पहले आप एक बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो कैपेसिटर है वो मेटल की प्लेट से बना होता है, और क्योंकि आप गॉस लॉ आपने पढ़ा हुआ है, और आप गॉस लॉ में आपने एक मेटल शीट के लिए पढ़ाई की थी, अगर आपको याद आएगा गॉस लॉ के अंदर, तो एक मेटल शीट की वजह से या एक मेटल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होती है उसका फॉर्मूला भी आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इट्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद आएगा तो उस वक्त मैंने आपसे बात की थी कि इस मेटल शीट के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हैं। हम इस गॉसियन सरफेस को एक ट्यूब की तरह क्यों लेते हैं? क्योंकि दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स मिलती हैं। अगर आपको मेरा गॉस लॉ का डिस्कशन याद होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिग्मा को सरफेस चार्ज डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मेटल प्लेट की जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मेटल के दो प्लेट्स होते हैं। तो एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी,
दूसरे प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। ठीक है, आप ये भी बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सिग्मा बराबर क्यू बाय ए होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो आप एक काम करें, आप यहां पे सिग्मा की जगह पे आप क्यू बाय ए पुट करें, एप्सिलॉन नॉट पहले से था। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का ताजा तरीन फॉर्मूला आपके सामने हाजिर है। ठीक है, वैसे आप ये भी जानते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है, V बाई डी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने पेश किया था। तो इन दोनों फॉर्मूले से अगर हम इन दोनों फॉर्मूले को इक्वेट कर दें तो शायद थोड़ा मजा आ जाए। और एक बात आप जानते हैं कि हमें पता है कि Q इज इक्वल टू सी वी भी होता है, राइट? तो हम यहां से C इज इक्वल टू क्यू बाई वी भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो यहां से आप एक काम करें, Q बाई वी करें, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा, क्योंकि ये V नीचे आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ऊपर चले, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, और इसी Q बाई वी को हम C बोल सकते हैं। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हाजिर है आपके C का नया फॉर्मूला, चेक कर लीजिए। इसी बात से आपको एक और चीज समझ में आ रही है कि कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट। A is your area of plate. D, it is the separation between plates. तो जितना सेपरेशन आप कम रखेंगे उतनी बेहतर आपका कैपेसिटेंस होगा, जितना आपके प्लेट का एरिया ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका कैपेसिटेंस होगा। और आप एक और चीज तो जानते ही हैं, अगर आप डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो वैसे भी आपका कैपेसिटेंस बढ़ ही जाता है, पर बिना डाइलेक्ट्रिक डाले अगर आप अपने कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो कृपया करके आप एरिया और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स को कम रखें। पर अगर आप एरिया को बढ़ाते हैं तो आपका कैपेसिटर बहुत बड़ा दिखेगा, और आप इतना बड़ा कैपेसिटर लेके घूमना नहीं चाहते, तो ऑब्वियस सी बात है आप एरिया कम रखें, आप दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस कम रखें और बीच में डाइलेक्ट्रिक घुसा दें, उसकी वजह से भी तो कैपेसिटेंस बढ़ता है। सो यू डोंट प्रिफर by increasing the area of the plates. Yes, you prefer by decreasing the separation between the plates and you prefer putting a dielectric. But here we were not studying about dielectric. हम लोग ऐसा समझ रहे थे कि dielectric नहीं है। तो बिना dielectric के ये फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला सिंपल है, आप जानते हैं कि ये फर्स्ट प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सेकेंड प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐड की, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला। उसके बाद मैंने सिग्मा की जगह पे आप जानते हैं मैंने Q बाई ए सब्स्टिट्यूट किया, इसको मैंने फॉर्मूला नंबर 1 लिया, इसको मैंने फॉर्मूला नंबर 2 लिया। फॉर्मूला नंबर 2 हम पहले डिराइव कर चुके थे। फॉर्मूला नंबर 1 इज ए Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला नंबर 2 इज V बाई डी, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर, V नीचे, Q बाई V इज C। आपका फाइनल फॉर्मूला तैयार। गिव मी अ यस और नो फॉर दिस, फटाफट, सिंपल एंड स्वीट। एक बार कंसेप्ट पता है, डेरिवेशन सिंपल लगने चाहिए आप लोग को। देयर इज नथिंग लाइक ह्यूज इन द डेरिवेशन, इट्स सिंपल। क्लियर? कैन आई मूव फॉरवर्ड? अब गैस कीजिए हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। बिल्कुल सही, आप निकालना चाहेंगे क्या? आप निकालना चाहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। इसके पहले आपने निकाला विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अब आप निकाल रहे हैं विथ डाइलेक्ट्रिक। ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा है बट सिंपल है, तो आपने इस बात को टेंशन नहीं लेना। What we'll do is that we'll take this as CO. CO is without dielectric, ठीक है? कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, इसलिए मैंने CO लिखा है वहां पर।
अब यहाँ पे विथ डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा डायग्राम बना लिया। ये आपकी मेटल की प्लेट है, यहां पे आपकी और एक मेटल की प्लेट है, ठीक है। एंड लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। यहाँ पे आपके पास एक और एक लाइन है, यहाँ पे आपके पास एक और लाइन है, और दोनों के बीच में वी विल प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। यू माइट बी लाइक सर डाइलेक्ट्रिक अक्खा नहीं भरा आपने, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। नाउ नाउ इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्जेस को हम रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हम बना रहे हैं। इस प्लेट पे हम पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस बनाएंगे, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर हम पॉजिटिव चार्जेस बनाएंगे। तो आप इस बात से वाकिफ हैं कि जो भी चार्जेस प्लेट पे होते हैं उसके ऑपोजिट चार्जेस डाइलेक्ट्रिक पे होते हैं। अब कुछ निम्नलिखित बातों पे जरा ध्यान देना। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस t है, t इज थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक का मतलब डाइलेक्ट्रिक की मोटाई कितनी है, ठीक है। d तो आप पहले से ही जानते हैं, d इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। यहां पे हमें दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखने मिलेगी, एक ED और एक EC। You know it very very well. This is the electric field of dielectric and this is the electric field of capacitor, ठीक है। ये दोनों बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। डायग्राम में अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये है आपका EC और ये है आपका ED। You know it very well with that. Both are opposite to each other. If both are opposite to each other, तो इसी बात पे क्यों ना डेरिवेशन शुरू किया जाए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ऑब्वियसली यू नो इट, आपको माइनस करना पड़ेगा, राइट। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे तब आपकी बची कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहां पे मिलेगी। अब आई डोंट नो, बहुत सारे लोगों को शायद के बारे में शायद पता नहीं होगा। के इज कॉल्ड एज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सुना है कभी आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में? कूलम्स लॉ पढ़ते वक्त कभी बचपन में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कितने लोगों ने सुना है? Because I doubt that most of the students must have heard about it. Dielectric constant K. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ऐसी कोई चीज आपको मिल जाए, दिस इज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। इफ यू डोंट नो दिस राइट नाउ, जस्ट पुट इट इन योर ब्रेन्स दैट ऐसा कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, EC अपॉन E माइनस EC, ठीक है। यहां से अगर मैं EC अपॉन K करूंगा तो इट विल बी EC माइनस ED, तो ये EC माइनस ED आ जाएगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिख सकता हूं EC अपॉन K।
चेक कर लीजिए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर अपॉन के, बिकॉज ईसी माइनस ईडी हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पे दोनों ऑपोजिट थे, और ईसी अपॉन ईसी माइनस ईडी इज कॉल्ड एज के, दैट इज कॉल्ड एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये ईसी माइनस ईडी ऊपर जाएगा, के नीचे आएगा, तो ईसी माइनस ईडी की वैल्यू हो गई ईसी अपॉन के। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ईसी की वैल्यू यानी कि सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पहले से ही पता है, ये देखो, ये है ना, डाइलेक्ट्रिक बोल रहा हूं, कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड यही है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो उसको हम यहां पे पुट अप कर सकते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या आएगी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के। ये आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी, आपके डाइलेक्ट्रिक के साथ आपके कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे मैंने जो सब्स्टिट्यूशन किया है मैं वो भी आपके लिए बाजू में लिख देता हूं। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया है E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ये मैं ऊपर से लेके आया क्योंकि EC क्या था, EC था कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पहले से निकाल के बैठे। नीचे वैसे भी डाइलेक्ट्रिक अपने आप अपना रोल प्ले कर रहा है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। कितने लोग को यहां तक कहानी समझ में आई? 3 स्टेप है, 3 स्टेप में ये स्टेप के बारे में मैंने ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, फिलहाल उसको हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन देना भी नहीं है, बस ये 3 स्टेप आपके हाया में आ जाने चाहिए। कम ऑन, चेक कर लीजिए, डन। आगे बढ़ू, ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से समझना। इसके बाद देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन आपका वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर, ये आपके V का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर D माइनस टी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन T। D माइनस टी का है, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये डिस्टेंस है D माइनस टी, देख लो जरा, लगा तो इसको मैं अलग से थोड़ा शेड भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। ये डिस्टेंस है D बाई टी, D माइनस टी, ये D माइनस टी के बीच में जो डिस्टेंस है इसमें आपकी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो चली रही है बराबर, और जो T डिस्टेंस है यानी कि जो यहां से यहां तक T है उसमें आपके डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। तो अगर मैं वोल्टेज लिखना चाहता हूं टोटल, क्योंकि आप जानते हैं कि वोल्टेज मतलब वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैं यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का मैं यहां पे काम कर रहा हूं। एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो D माइनस टी वाले डिस्टेंस पे है, और एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सिर्फ T नाम के डिस्टेंस पे, सिर्फ T, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला कितने लोग को समझ में आया? चेक कर लीजिए एक बार, D माइनस टी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड और सिर्फ T, यहां पे लगे तो ED लिख लो, डन। एक और फॉर्मूला मैं यहां पे आपके सामने लिखना चाहूंगा, ED जो होता है वो EC बाय K लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले से अगर मैं यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट करूं
तो EC विल बी D माइनस टी प्लस EC बाई के इंटू टी। यहां से एक काम करो, EC को कॉमन ले लो, अंदर हो जाएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। EC यानी कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड, विच कैन बी रिटन एज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये आ गया आपके वोल्टेज का फॉर्मूला। अब यही वोल्टेज का फॉर्मूला, आपके पास एक फॉर्मूला है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, इसको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बोलते हैं। पुट कर दो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस D बाई के, T बाई के। यहां से Q और Q कैंसिल हो जाएगा और A एप्सिलॉन नॉट ऊपर की तरफ जाएगा और नीचे आएगा D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया आपका फाइनल फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक के 7 कैपेसिटेंस। अब आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपके थिकनेस का भी इस्तेमाल हुआ है, आपके डी का भी इस्तेमाल हुआ है, एरिया का भी इस्तेमाल हुआ है, एप्सिलॉन नॉट का भी इस्तेमाल हुआ है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अलग से निकाला। ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद ये एक वोल्टेज का हमने फॉर्मूला लिखा है, ये एक बार आप चेक कर लीजिए। उसके बाद सिर्फ कॉमन लिया है, EC की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप की है और बाद में V को उठा के इस फॉर्मूले में पुटअप कर दिया, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। सो ऊपर से नीचे से Q कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन ऊपर पहुंच गया, नीचे का ये काम खत्म। हाँ या ना? विथ डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। पक्का चेक कर लीजिए एक बार। डन। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट is the last and final topic of this chapter, which is the simple one. This is called as energy stored in capacitor. जैसे कि हम कहते हैं ना, चार्ज स्टोर करता है, तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करने का मतलब ही होता है कि वो एनर्जी स्टोर करता है। ठीक है, अब आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि बचपन में आपको EMF नाम की एक चीज सुनाई गई थी, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। सुना था कभी इसके बारे में? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एक्चुअली वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। कभी ना कभी बचपन में इसके बारे में जरूर सुना होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपके वोल्टेज की तरह ही होता है, वैसे वोल्टेज को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं, बट एक रीजन होता है। 11th स्टैंडर्ड में आपने इन सब चीजों के बारे में सीखा होगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर हम वर्क डन कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? अगर आप यहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से सोचें, तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता था वर्क डन अपॉन चार्ज, बराबर है। तो यहां से हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख सकते हैं VQ। वैसे ये EMF का फॉर्मूला हुआ करता था, EMF इज वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। EMF को मैंने वोल्टेज लिख दिया, तो वोल्टेज अपॉन वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मूव्ड। तो यहां से वर्क डन आएगा VQ। यू नो दिस थिंग वेरी वेरी वेल। ठीक है, तो वर्क डन हम क्या कर रहे हैं? हम वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को मूव करने के लिए, बराबर है।
तो अगर मैं लिखूं V और जो चार्ज हम मूव करवा रहे हैं, लेट मी टेक दैट एज dq, मतलब दिस इज द वोल्टेज एंड दिस इज द चार्ज मूव्ड। क्यों मैंने dq लिया है? क्योंकि आप जानते हैं एक साथ सारे के सारे चार्ज को आपने ट्रांसफर नहीं किया एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक, आपने एट अ टाइम थोड़े थोड़े चार्ज को ट्रांसफर किया, तो इसलिए मैंने dq चार्ज लिया। तो अगर यहां पे dq है तो यहां पे dw कर देते हैं, छोटा सा वर्क डन। अब क्या, अगर आपने इसी वर्क डन का किया इंटीग्रेशन तो आपको टोटल वर्क डन मिलेगा, पर टोटल वर्क डन कहां से कहां तक करना पड़ेगा? 0 से लेके कैपिटल Q तक। कैपिटल Q का मतलब टोटल चार्ज, यानी कि जब तक प्लेट के ऊपर पूरे चार्ज नहीं भर जाते, 0 से पूरे चार्ज तक जब तक नहीं भर जाता तब तक वर्क डन करना पड़ेगा। तो Q है आपका टोटल चार्ज, तब तक वर्क डन करते रहो। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट में हम यहां पे लिखेंगे dw का इंटीग्रेट करोगे w हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू Q। V को लिख सकते हैं Q बाई C dq, क्योंकि आप जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, तो V इज इक्वल टू Q बाई C तो लिख ही सकते हैं। छोटा q का प्रयोग मैंने क्यों किया? छोटा q का मतलब होता है अभी तक से चार्जिंग चल रही है, बड़े q का मतलब है चार्जिंग हो गई, इसलिए v को q बाई सी लिखा। अब वर्क डन बराबर क्या, 1 बाई सी को बाहर ले लो, इंटीग्रेशन होगा 0 टू q q dq बराबर वर्क डन बराबर 1 बाई सी, इंटीग्रेशन करना आप अच्छी तरह से जानते हैं, इट विल बी q स्क्वायर बाई 2 0 टू q, यानी कि 1/2c अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो द फॉर्मूला इज वर्क डन का आ रहा है q स्क्वायर अपॉन 2c। इसी वर्क डन को आप बोल सकते हो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, क्योंकि जो वर्क डन होता है उसी को आप एनर्जी बोल सकते हो। इस बात से तो अच्छी तरह से वाकिफ ही हो। और क्या कर सकते हो इस फॉर्मूले में, थोड़ा बहुत और चेंजमेंट क्या कर सकते हो? आप जानते हो कि Q के बदले CV लिखा जा सकता है, तो CV का स्क्वायर अपॉन 2C, Q की जगह पे मैंने CV लिख दिया, तो यहां से क्या होगा, C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2C, यहां से C और C का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके U का फॉर्मूला आएगा हाफ CV स्क्वायर। तो आप ये एक और फॉर्मूला आपके एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर के लिए याद कर सकते हो। वैसे ये फॉर्मूला बहुत फेमस है, हाफ CV स्क्वायर, ये भी आप याद कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन द न्यूमेरिकल आप ये भी यूज कर सकते हो Q स्क्वायर बाई 2C। और डेरिवेशन सिंपल है, वर्क डन का ये फॉर्मूला कहां से आया, 11th स्टैंडर्ड की हमने थोड़ी नॉलेज लगाई, वर्क डन इज V इंटू क्यू। dq हमने इसलिए लिखा क्योंकि अभी आराम आराम से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, एक साथ ज्यादा चार्ज ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। वर्क डन को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो कहां से कहां तक करना पड़ेगा, 0 चार्ज से फुल चार्ज तक, जब तक कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो सकता। V की जगह पे Q बाई C लिखा, 1 बाई सी को बाहर निकाला, Q dq का इंटीग्रेशन किया फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फॉर्मूला हाजिर। बाद में उसी वर्क डन को आपने एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बोल दिया और बाद में Q की जगह पे CV पुट किया। जैसे आपने Q की जगह पे CV पुट किया तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर और नीचे वाला C और ऊपर वाला C का स्क्वायर कैंसिल हो गया, हाफ CV स्क्वायर इज योर फाइनल फॉर्मूला। चेक कर लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, सिंपल एंड स्वीट, हाँ या ना? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता हो ना पता हो, W इज इक्वल टू वी क्यू इतना सुना होना चाहिए, बस उससे ज्यादा कुछ यहां पे उम्मीद नहीं है। W इज इक्वल टू क्यू वी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला फॉर्मूला है, बस उसी का यहां पे इस्तेमाल किया गया है। चार्जिंग का मतलब ये नहीं होगा कि एक साथ पूरा का पूरा चार्ज तुमने एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे पहुंचा दिया। DQ आराम आराम से थोड़ा थोड़ा चार्ज जा रहा है, इसलिए जब तुम टोटल इंटीग्रेशन करोगे तब तुम्हें टोटल चार्ज ट्रांसफर मिलेगा, यानी कि तुम्हें टोटल वर्क डन मिलेगा।
और वही जो टोटल वर्क डन है वही तुम्हारे कैपेसिटर की एनर्जी है। हाँ या ना? कम ऑन। U is equal to half CV square, डन। एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए मुझे फटाफट। रिप्लाई 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 फटाफट सब लोग। हाफ CV स्क्वायर याद रहेगा? बढ़िया। अब सिर्फ बचते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स नाम का चैप्टर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में क्लास। कल का क्या टाइमिंग रहेगा अपडेट आएगा आपको। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद फिर हम जाएंगे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, दैट इज अपना डुअल नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें। ठीक है, चलो बाय।